हेलो गाइस। अब हम लोग जो हैं कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एंट्री करेंगे। ठीक है, हम लोगों का 80% काम हो चुका है जो हमें मेजर तौर पे करना था। ठीक है, हमारे पास जो काम है अब जो बचा हुआ है वो केवल 3 या 4 फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है, जो पहला स्कूल है वो है कल्चर एंड पर्सनैलिटी का। दूसरा है एक कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का छोटा सा वर्जन, एक डिबेट में वो मैं समझा भी चुका हूँ, डिबेट ऑन कल्चर में। और जो तीसरा वर्जन जो हम पढ़ेंगे, तीसरा फॉर्म जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चरलिज्म का। ये 3 पोर्शन खत्म होते ही हमारा थॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जान लीजिएगा मैंने किया क्या है। मैंने अभी बस एक मकान खड़ा किया है ईंटें और सीमेंट को लेके। उस पर हमें फिनिशिंग करनी है, उस पर हमें प्लास्टर करना होगा, आगे जाके उस पर हमें पेंट लगाना होगा। ठीक है, केवल और केवल अभी हम स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। ठीक है, थ्योरीज में और एप्लीकेशन में मैंने आपको हल्का फुल्का महसूस कराया है। ठीक है, जब तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप आंसर में इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, ये मॉड्यूल जिंदा रहेगा। ये मॉड्यूल आपके साथ तब तक चलेगा जो जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जब तक आप अपना पेपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप एक बार मेंबर बन गए, जैसे थॉट मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है, तो आप लाइफ टाइम मेंबर रहेंगे और इसमें वीडियोस ऐड होती रहेंगी। ठीक है, अभी तो आपको वीडियोस डायरेक्ट मिल रही हैं यूट्यूब पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को हम प्राइवेट लिंक्स देंगे यूट्यूब के ज़रिए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे वेज हैं। ठीक है, लाइव लेक्चर्स भी होंगे। ठीक है, बेसिकली मैं हर जगह यही बोलूँगा कि पहले ये 15-16 वीडियोस जो थॉट मॉड्यूल्स में हैं वो आप करके आइए, क्योंकि इनके बिना नींव नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले आप इसको गैदर कर लीजिए, जितने भी नोट्स हैं सब एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए, एक फॉर्म में इकट्ठे कर लीजिए। कम से कम 300 के अराउंड पेजेस बनेंगे आपके, जब थॉट में पूरी तरीके से विद आंसर्स खत्म करा दूंगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि उसको रिवाइज करना इतना आसान हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आप 2 या 3 घंटे के अंदर पूरा थॉट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक बार कंप्लीट करने के बाद, और समय के साथ ये रिवीजन टाइम भी घटता चला जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा था आपको कि ये थॉट मॉड्यूल जो मैंने बनाया है, ये थॉट मॉड्यूल खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये मॉड्यूल यहीं रुक रहा है, ये इवॉल्व कर रहा है और इवॉल्व करेगा। ये पूरे सोशियो कल्चरल को अपने अंदर ले लेगा। जो 130-140 मार्क्स का जो सोशियो कल्चरल पूछा जाता है पेपर 1 में और पेपर 2 में एप्लीकेशन पार्ट में, ठीक है, वो पूरी तरीके से एनग्रेव्ड हो जाएगा इस मॉड्यूल में, विद आंसर्स, विद क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपने जब ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी का क्या था। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको लेंस दे दिए हैं उस एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे के। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें उन लेंस को एंथ्रोपोलॉजी के चश्मे के फ्रेम में डेवलप करना है। ठीक है, हमें पूरा चश्मा बनाना है। ठीक है, तो हमें वो फ्रेम डेवलप करना होगा। लेंस आपके पास है, समझ में आ रहा है? ठीक है, केवल वो लेंस काम नहीं करेंगे, आपको वो फ्रेम में डालना पड़ेगा, मतलब आपको एप्लीकेशन पार्ट सीखना पड़ेगा। उसके लिए ये जो काम किया गया है आपके लिए, उसको आप करिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि मैं आपको नोट्स साइड में दे रहा हूँ। ऑलरेडी आपके पास नोट्स होते हैं, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब आपके पास नोट्स होते हैं। उस नोट को एक्सट्रैक्ट करके आप मेरे साथ जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, भले ही वन वे है, लेकिन आप वो आराम से रीड कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो वीडियो का ड्यूरेशन है 1 घंटा 1.5 घंटा आ जरूर रहा है, पर एक्चुअली में देखा जाए, ठीक है, वो ड्यूरेशन करीब 3 घंटे तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखवाना नहीं पड़ रहा, आपके पास ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको इस वे में देखिए कि ये काफ़ी एग्जॉस्टिव वर्क हुआ है। ठीक है, वीडियोस का टाइम बहुत कम है। ठीक है, मानता हूँ 15 घंटे में थॉट कराना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज में लोग पढ़ा रहे हैं 15-15 दिन ले जाते हैं, उसके बाद भी एक रियल जो एक्सपीरियंस है, जो रियल चीज़ें जनरेट करनी चाहिए थॉट में, वो जनरेट हो नहीं पाती। और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो समझ चुके होंगे कि किस लेवल का काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, ताकि हम आपको फोकसली वर्क कर सकें। ठीक है, सोशियो कल्चरल 130 मार्क्स का बनता है भाई, 130 से 140 मार्क्स का। ठीक है, अगर इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जब भी लगेगा। ठीक है, आपके PCS है, UPSC है, काफ़ी सारे एग्जाम्स देंगे। इवन अब तो मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी के लोग भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी बात है कि MA इन एंथ्रोपोलॉजी की जो पढ़ाई है, वो हमारी जो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट वो ले पा रहे हैं। ठीक है, तो एक नया डायमेंशन खुला है हम लोगों का। ठीक है, देखो, हम जो फेज खोल चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी में, अब हम एंड करने की दिशा में है थ्योरीज को। ठीक है, तो अब थोड़ी सी जल्दी वीडियोस आएंगी।
ठीक है, आप एक्सट्रैक्ट करिए नोट्स को, स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जॉस्टिव वर्क है। ठीक है, और इसमें भी करीब करीब आपके पास 24-25 पेज होंगे PDF के। ठीक है, उसको निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज कल्चर। ठीक है, अब व्हाट इज कल्चर पे एक लेक्चर आगे होगा, लेकिन अभी बस कल्चर का मतलब क्या है। देखो, कल्चर रिफर्स टू बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। देखो, कोई भी एक सोसाइटी आइडेंटिफाई की जाती है उसमें प्रेजेंट कल्चर्स के जरिए। कल्चर जो होता है किसी भी सोसाइटी का आइडेंटिटी कार्ड होता है। आप कैसे पहचानते हैं कि ये एक समाज है, उस समाज में प्रेजेंट हर वो कल्चर स्पीक करता है जिसका वो सोसाइटी कार्ड होल्ड करती है। तो उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी जो सोसाइटी को सिग्निफाई करेगी, उस सोसाइटी की बिलीफ, उस सोसाइटी के कस्टम्स, उस सोसाइटी के ट्रेडिशंस, उस सोसाइटी के खुद के नॉर्म्स, उस सोसाइटी का कुछ खुद का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उस सोसाइटी के खुद का एक वैल्यू सिस्टम, और उस सोसाइटी में लोग जो रह रहे हैं उनकी जिंदगी, जीवन शैली एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। यही होता है कल्चर। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी होती है डिस्टिंक्टिव वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, सोसाइटी का एक आदमी किस तरीके से बिहेव करता है। देखो, ओवरऑल अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और सोसाइटी काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है तो सोसाइटी में एक एवरेज वैल्यू सिस्टम जनरेट हो जाता है। सोसाइटी ये उपेक्षा करती है कि हर सोसाइटी का मेंबर उस एवरेज वैल्यू को टच करे। ठीक है, तो क्या होता है, उस एवरेज वैल्यू के चक्कर में लोग जो हैं उन वैल्यू सिस्टम्स के जरिए अपना डिस्टिंक्टिव वे बनाते हैं बिहेव करने का। अब समाज में हर इंसान एक जैसा नहीं है, भले ही उनका वैल्यू सिस्टम सेम हो सकता है, ठीक है, पर उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका आइडेंटिटी है, उनका डिस्टिंक्टिव वे ऑफ बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। ये कैसे होगा मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्टिव वे ऑफ बिहेविंग इन अ सोसाइटी है यही पर्सनैलिटी होता है। अब पर्सनैलिटी से ये मत समझना वो हैंडसम है, वो ये है वो है, ठीक है, वो बहुत चार्मिंग है, ये पर्सनैलिटी नहीं होता एंथ्रोपोलॉजी के टर्म में। पर्सनैलिटी एंथ्रोपोलॉजी के टर्म में होता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का डिस्टिंक्ट हो जाना ही पर्सनैलिटी है। अगर किसी समाज में मैं किसी इंसान को अलग देखता हूं तो केवल और केवल उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे। ठीक है, उस समाज के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो सेम वैल्यू सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही गाइड करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। बात समझ में आ रही है? एक समाज में इंसान एकदम बराबर नहीं होते हैं। उन किसी एक सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं वो बराबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन सबका ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, क्योंकि उनका परसेप्शन लेवल अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर होगा। जैसे सपोज करो अगर टीचर जो है क्लास में डिक्टेट कर रहा है कोई एस्से, तो जो स्टूडेंट है वो लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स आर राइटिंग द एस्से, तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज दैट जो कंटेंट है वो सेम है हर स्टूडेंट के पास। ये कंटेंट ही तो वैल्यू सिस्टम है समाज का। और जो हैंड राइटिंग से वो लिख रहा है ना बच्चा, हर किसी की हैंड राइटिंग अलग अलग होगी क्लास के अंदर, तो वो जो हैंड राइटिंग है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वही पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, कंटेंट भले ही सेम है लेकिन हर कोई इंसान उसको डिफरेंट हैंड राइटिंग में लिख रहा है, तो डिफरेंट हैंड राइटिंग ही पर्सनैलिटी है। इतना समझ में आया? अब नोट करके लिखा हुआ है, आगे देखिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि पर्सनैलिटी को विथ लेमन डेफिनेशन। ठीक है, जैसे हैंडसम है, चार्मिंग है, ये पर्सनैलिटी नहीं है। अब इसको देखें तो ओबामा जो है, ओबामा ब्लैक थे, ठीक है, तो ओबामा की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है अगर इस कंडीशन से देखें। लेकिन ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना। ओबामा की पर्सनैलिटी कितनी चार्मिंग है बताओ? उनके वैल्यू सिस्टम ने उनकी पर्सनैलिटी बनाई है। ठीक है, उनके फिजिकल अपीयरेंस या रेशियल या मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन पर्सनैलिटी को सिग्निफाई नहीं करेगा। आज जो है पर्सनैलिटी काफी मेटेरियलिस्टिक हो गई है। इंसान को अंदर से देखने के बजाय आप इंसान को बाहर से जज करने की कोशिश करते हैं। वो बाहर से जज करने का जो नजरिया है मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसको हम सो कॉल्ड पर्सनैलिटी बोलते हैं, वो एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के टर्म में जो पर्सनैलिटी है वो है डिस्टिंक्टिव वे ऑफ बिहेवियर। किस तरीके से इंसान एक समाज में बिहेव करता है और वो अपने आप को अलग खड़ा करता है समाज में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज लिखी है, डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इन अ यूनिक वे। आपके पास रॉ मटेरियल सेम है सोसाइटी में, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सब कुछ सेम है, सेम वैल्यू सिस्टम, पर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आप जो है डिस्टिंक्टिव वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, अब सोसाइटी में एक लीडर होता है ना, उस लीडर का वैल्यू सिस्टम भी सेम होता है। ठीक है, जो सरपंच वगैरह होते हैं,
लेकिन वो अपने आप को लीडरशिप में स्थापित कर पाया, तो उसने उसी वैल्यू सिस्टम को एक डिस्टिंक्टिव वे में शो किया, जिसकी वजह से वो समाज का लीडर बना, तो उसकी पर्सनैलिटी वो अलग फॉर्म में निकल के आई। तो ही स्टैंड आउट, मतलब अपनी सोसाइटी में बिल्कुल अलग खड़ा है वो बंदा। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अलग है और वो अपने समाज के लोगों को लीड कर पा रहा है। यही तो उसका ह्यूमन बिहेवियर है। बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से करेंगे। देखो, राइटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब ह्यूमन बिहेवियर हैं और ये सारे बिहेवियर पैटर्न हैं। इनकी जो यूनिकनेस है ना, आप लिखते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आप खड़े कैसे होते हैं, आप बैठते कैसे, आपकी हीटिंग हैबिट्स क्या हैं, ये सब क्या है? ये सब यूनिकनेस है जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम्स अलग हो सकते हैं, जिनको नापने का पैरामीटर अलग हो सकता है, और जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उनके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। तो वहां से जो पर्सनैलिटी निकल के वो लग आएगी। तो सोसाइटी में जो पर्सनैलिटीज का जो मेजरमेंट पैरामीटर्स होता है, उनके रेफरेंस फ्रेम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वाइल राइटिंग, हम जब लिखते हैं तो हम लोग ग्रामर रूल्स को फॉलो करते हैं। जो ग्रामर रूल्स है ना, यही कल्चर है। समझ में आ रहा है? और जो रूल्स दैट गाइड्स बिहेवियर इस कल्चर। देखो, किसी भी इंसान को कोई सोसाइटी में गाइड करने के लिए कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, कुछ रूल्स समाज बनाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। यही जो रूल्स है ना, किसी भी इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, और ये यूनिकनेस ऑफ द बिहेवियर ही पर्सनैलिटी है, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ बिहेविंग ही पर्सनैलिटी है। जब हम लिखते हैं ना, तो हमें लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही कल्चर हैं। ठीक है, और जो रूल्स हैं समाज में जो किसी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, वो रूल्स क्या है? कल्चर्स। और कल्चर ही वैल्यू सिस्टम है। समाज में जो वैल्यू सिस्टम है वही कल्चर है और वही पर्सनैलिटी बनाता है। तो एक समाज, एक कल्चर, एक पर्सनैलिटी। बात समझ में आ रही है? अब उस पर्सनैलिटी को, उस कल्चर को किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी परसीव करते हैं, इससे उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। In tribal societies such as Munda, Oraon, Gond, Bhil and non-tribal society such as Hindu, Muslim all have distinct culture। हर किसी का अपना अपना कल्चर है, क्योंकि हर एक सोसाइटी का अपना एक वैल्यू सिस्टम है, हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर है। देखो, एक सोसाइटी में सेम कल्चर है तो सेम सोशलाइजेशन से वो गुजरेगा। ठीक है, जो बच्चे होंगे, जो एक्चुअल मेंबर ऑफ सोसाइटीज बनेंगे, उनका एनकल्चरेशन प्रोसेस, उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस, उनका जो देखने का नजरिया है कल्चर का, जो सोशलाइजेशन करवाएगा, जो उनको एक्चुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाएगा, वो लगभग सेम होगा। और इन सब चीजों से उनकी पर्सनैलिटी भी लगभग सेम आएगी। बस यहाँ पे मेंबर्स को करना क्या है? उनको थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आना है। ठीक है, और ये होता है समाज में। आप मानते होंगे कि एवरेज तरीके से इंसान लगभग बराबर जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम लगभग बराबर है। लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी बन के आती हैं जो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाती हैं। इसका यह मतलब है कि क्या वो समाज के लोग अपने वैल्यू सिस्टम को बदलते हैं? नहीं, वो समाज में है, वो वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट रखते हैं, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। बट वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए एक यूनिकनेस लाते हैं, जिससे उनका ह्यूमन बिहेवियर हल्का फुल्का चेंज होता है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, देखो, रॉ मटेरियल सेम है, कल्चर सेम है, वैल्यू सिस्टम सेम है, बस उसमें यूनिकनेस ही पर्सनैलिटी है। क्लियर हुआ? चलिए नोट्स को पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। सो दे हैव सिमिलर पर्सनैलिटी। फैमिली सोशलाइजेस चिल्ड्रन एज पर द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ये तो हमें पता है। सो बिकॉज ऑफ कॉमन सोशलाइजेशन इन कल्चर पीपल हैव कॉमन पर्सनैलिटी। लगभग कॉमन पर्सनैलिटी होती है। अगर आप एवरेज मैन की बात कर रहे हैं, एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, CSP, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स होता है। तो कॉमन कल्चर से, कॉमन सोशलाइजेशन से कॉमन पर्सनैलिटी, लगभग कॉमन पर्सनैलिटी बन जाती है। आपको बस क्या करना है? अपने अंदर यूनिकनेस लेके आनी है, आपको इस कॉमन पर्सनैलिटी से अलग हटना है। ठीक है, और इसी की हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, ये जो कल्चर एंड पर्सनैलिटी में काम किए हैं, ये ज्यादातर लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने साइको एनालिसिस, साइकोमेट्रिक टेक्निक, खूब सारी टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करी, जिससे इन्होंने एक समाज में मोटा कल्चर निकाला है। उस कल्चर से रीजन निकाले हैं, जिसके जरिए उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर जाएं, या फिर जो पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर्स शो कर रहे हैं, ठीक है, उनके उस पर्सनैलिटी के पीछे रीजन क्या है, उसके कल्चर के जरिए वो रीजन तक पहुंचे हैं। ठीक है, काफी केस स्टडीज हुई हैं।
और मेजर तौर पे यहाँ पे ज्यादातर कौन है, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा मार्गरेट मीड की, रूथ बेनेडिक्ट की, ठीक है, और भी काफी सारे लोग हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब हम मार्गरेट मीड के अंदर एंटर कर रहे हैं। देखो मार्गरेट मीड वॉज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये वो पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिन्होंने ये सिखाया था कि कल्चर का पर्सनैलिटी पे इंपैक्ट कैसे पड़ता है। ये वही कॉन्सेप्ट था CSP का जो इन्होंने दिया था मार्गरेट मीड ने, ठीक है। एक सोसाइटी का कल्चर सेम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और सिमिलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज डेवलप कर जाता है, ये दिखाने वाला नाम है मार्गरेट मीड का। ये इतना बड़ा नाम है पर्सनैलिटी स्कूल में, ठीक है, आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा काम किया है पर्सनैलिटी स्कूल में वो है रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। मार्गरेट मीड की जो केस स्टडी है वो एक डिवोशन की तरफ जाती है, ठीक है, कि इनका एंथ्रोपोलॉजी को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर कितना डिवोशन था, ये मैं आपको फील्ड वर्क में बताऊंगा। अभी बस मैंने आपको हिंट दे दी है, शी वॉज अ वेरी डिवोटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। अब समझते हैं समोआ के बारे में, उन्होंने फील्ड वर्क किया था समोआ, ठीक है। आगे इसमें है मार्गरेट मीड वॉज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू शो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी। कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी पे, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ समोन कल्चर। समोन सोसाइटी में गई थी ये, और वहां पे इन्होंने ये दिखाया था कि किस तरह की पर्सनैलिटी कल्चर से निकल के आती है। देखो समोन सोसाइटी थी ना, वहां का जो कल्चर था वो फ्रीडम था, फ्रीडम, ठीक है। अब वहां पे लोग इतने फ्री थे कि उनकी पर्सनैलिटी यूनिक वे में डिपिक्ट हो रही थी, ठीक है। वहां पे ये कल्चर को दिखाएंगे, वहां पे जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स थे, दे हैव द फ्रीडम टू मेट फ्रीली टू विद एनीवन, और दिस वाज इन देयर कल्चर, ठीक है। तो इसी चीज को वो उठाई थी और इन्होंने दिखाया था किस तरीके से जो कल्चर है, जो फ्रीडम है वही तो कल्चर है, और किस तरीके से इस कल्चर ने वहां के लोगों की पर्सनैलिटी बनाई है या मोल्ड की है, ठीक है। एक समाज अपने कल्चर के जरिए किस तरीके से पर्सनैलिटीज को बनाता है, किस तरह के लोगों का ह्यूमन बिहेवियर मोल्ड करता है, ये दिखाया है मार्गरेट मीड ने। और कॉन्सेप्ट वही है CSP, कॉमन कल्चर, कॉमन सोशलाइजेशन, कॉमन पर्सनैलिटी, ठीक है। अब यूनिकनेस इन ह्यूमन बिहेवियर इज पर्सनैलिटी, पर मोटे मोटे तौर पे पर्सनैलिटी ये सेम डिपिक्ट कर जाते हैं। देखो जो मेजर क्रिटिसिज्म रहा है ना, जो कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल में, वो ये रहा है कि ये इंडिविजुअल लेवल के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं। अब कॉमन पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ना एक सोसाइटी से जज करके, तो वो कॉमन पर्सनैलिटी इंडिविजुअल लेवल के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर जाती है। अगर क्रिटिसिज्म पूछा तो ये जरूर डालना है कि आप इंडिविजुअल लेवल के डिफरेंसेस को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समोन कल्चर इज फ्री कल्चर, जो मैंने बोला है वही आप सुनेंगे आप। समोन कल्चर इज फ्री कल्चर, कल्चर इंक्लूड्स प्लेसेस विथ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे कैन फ्रीली मेट विथ ईच अदर एज पर देयर चॉइसेस एंड दे हैव फ्रीडम टू इवन चेंज देयर चॉइसेस। आज अगर एक लड़की किसी एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है तो कल उसके पास फ्रीडम होगा कि वो अपना सेक्स पार्टनर बदल सकती है, और इसमें किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं होगा। यही है फ्रीडम। और ये देखो कितना यूनिक कल्चर है। अगर आज इस सोसाइटी में हम इस कल्चर को लेके आए तो भाई कितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, और अगर हम अपनी सोसाइटी से इस कल्चर को देखेंगे तो हमारा कितना इथनोसेंट्रिक बायसनेस हो जाएगा अपने कल्चर को लेके, हम उनके कल्चर को कितना तुच्छ मानने वाले हैं। अब इस कल्चर को टॉलरेट करना है, यही तो कल्चर रिलेटिविज्म है जो एंथ्रोपोलॉजी टीच करेगा। हमको इस कल्चर को समझना है, इस कल्चर में घुस के, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही करते हैं, ठीक है। हमको कभी भी इस कल्चर को गलत नहीं दिखाना है। अगर ये काम एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे तो वो एंथ्रोपोलॉजी यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम ही नहीं है। हमें इस कल्चर से ये दिखाना है इस स्कूल में कि किस तरीके से सोसाइटी की पर्सनैलिटी बन रही है। बात समझ में आ रही है? सोसाइटी के मेंबर्स की पर्सनैलिटी बन रही है। तो समोन कल्चर इज फ्री कल्चर, culture includes places with no restriction on boys and girls and they can easily mate with each other as per their choices and they have freedom to even change their choices। इतना समझ में आया? Secondly, besides free culture, इनका culture free है, they believe in same code of moral norms and values and face no problem of choice of values। देखो इनके यहाँ इतना ज्यादा फ्रीडम है कि इनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो इंटैक्ट नहीं है। इसमें लोगों के पास चॉइसेस हैं, वो किस तरह का वैल्यू सिस्टम वो चूज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके साथ अपने आप को फ्रीली अपने आप को रखना चाहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं। तो वो जो फ्री वे ऑफ लिविंग है ना, वो एक अलग फॉर्म की पर्सनैलिटी है जो डेवलप होती है समोन कल्चर में, ठीक है। अपने वैल्यू सिस्टम्स अपने आधार पर लेके आना। देखो हर एक इंसान जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी वाला, जो भी बड़ी पर्सनैलिटी रही है ना, जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के जो वैल्यू सिस्टम है काफी इंटैक्ट रहे हैं।
वो कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, तभी तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थी। एथिक्स में पढ़ते हैं ना ये पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट। जो पर्सनैलिटी है वो कैसे बनती है, ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी बनती हैं। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करें तो आप ग्रेट नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? ये अभी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, बिसाइड्स फ्री कल्चर दे बिलीव इन सेम कोड ऑफ मॉरल नॉर्म्स। तो मॉरल नॉर्म्स इनके सेम कोड हैं,